जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज की हमारी पॉलिटी की क्लास है भाग 3, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 ये हमारी प्ले लिस्ट पे आपको हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। भाग 3 में कुल 24 आर्टिकल है, पर ये बहुत ज़्यादा विस्तार है इसका और हर एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से बहुत आराम से समझेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बाकी वीडियो के मुकाबले। और इसमें आपको मूल अधिकार पर पूर्ण रूप से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही डीपली तरीके से इसको बनाया गया है और हाथ से लिखे हुए नोट्सों के द्वारा बनाया गया ताकि आपको बहुत आसान भाषा में समझाया जा सके। भाग 3 यानी मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मतलब है भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास और नैतिक विकास के लिए हो। इन्हें मूल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा की गारंटी दी गई है। ठीक है, क्या होते हैं ये मूल अधिकार किस लिए कहा गया है? ताकि इंसान का जो भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक या नैतिक विकास हो सके, इसलिए इनको मूल अधिकार कहा है। और मूल अधिकार इसलिए भी कहा है क्योंकि इनको संविधान द्वारा सुरक्षा की गारंटी दी गई है, इसलिए इनको मूल या मौलिक अधिकार भी कहा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही पॉइंट है इसमें कि इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के किंग जॉन द्वारा वहां के कुछ किसानों और जमींदारों को लिखित में कुछ अधिकार दिए गए थे और उनको क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो यहाँ पे भी जो अधिकार दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक, ये भी क्या कहे जाएंगे? मैग्ना कार्टा कहे जाएंगे। मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, यानी मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। अगला है इसमें भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की है। कब की? ये स्वराज विधेयक दिया था 1895 में, उसमें की है। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किसने करी है? ये स्वराज विधेयक में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी इसकी मांग की गई है और कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें भी मूल अधिकारों की मांग की गई है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन बने? सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस उप समिति के अध्यक्ष, जो इसकी उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी थे। मूल अधिकारों की विशेषता क्या है? कि इनकी प्रकृति तो है नकारात्मक। नकारात्मक का क्या मतलब है? कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो इसलिए क्या है? प्रकृति इसकी नकारात्मक है। और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो उद्देश्य इसका क्या है? कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, उसके बाद ये वाद योग्य है। ये छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है या किस प्रकार का संविधान है। तो संविधान वाद योग्य है, न्यायिक, न्याय योग्य है, परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय मतलब चेंज हो सकता है। ये अस्थायी है। ठीक है, इसको आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपातकाल की स्थिति में जो हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, तो कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनको निलंबित नहीं किया जाता? किसमें? आपातकाल की स्थिति में। तो आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें है क्या, ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। और तथा समाप्ति भी की जा सकती है, मतलब मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है, पर इसका जो मूलभूत ढांचा है उसको छोड़कर। नेक्स्ट है, ये आत्यांतिक नहीं है, इस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स कर दिया कि अब इसको कोई रोकथाम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भाई आपातकाल की स्थिति या कोई भी स्थिति हो, उनमें यहां प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्त का निर्णय न्यायालय करता है, यानी इसके जो रीजनेबल पॉइंट हैं उनका निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। और कुछ अधिकार राज्य के विरुद्ध है तो कुछ व्यक्ति के विरुद्ध भी है। मौलिक अधिकार कुछ राज्य के विरुद्ध है तो कुछ व्यक्ति के विरुद्ध भी है, इसलिए क्या कहा था अभी से कि ये वाद योग्य है। और पहले पॉइंट में नकारात्मक बताया था ना कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार जो प्रदान करता है, तो इसलिए नकारात्मक प्रकृति है। पर ये ऐसा नहीं है पूर्ण रूप से नकारात्मक व्यक्तियों के लिए है, ये राज्य के लिए भी है। राज्य की परिभाषा क्या है ये अभी बता दिया जाएगा आपको, इसमें आर्टिकल 12 में आ जाएगा वो।
अगला है, इसमें कुछ अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं तो कुछ अधिकार सकारात्मक प्रकृति के भी हैं। कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं तो कुछ अधिकार केवल जो भारतीय नागरिक हैं उनको प्राप्त हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये आर्टिकल केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इनके अंदर क्या क्या है ये सभी हम इस क्लास में जान लेंगे। उसके बाद है, वर्तमान में कुल 6 मूल या मौलिक अधिकार हैं। मूल या मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है। और मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जो कि 7वां मूल अधिकार है वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिए गए। यह आर्टिकल 300A में है, इसका वर्णन भी अभी आएगा। आगे बढ़ते हैं जरा। इसमें 6 मूल अधिकार हमारे कौन कौन से हैं इसमें? इसको याद करने की ट्रिक कैसी है? सम स्व शोध शिक्षा। क्या बोलेंगे? सम स्व शोध शिक्षा के संवैधानिक अधिकार। सम से क्या हो जाएगा? समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्व से हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। शो से हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये हो जाएगा 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें? हमारा आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट है, भारत में मूल अधिकारों को त्यागने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि यूएसए के संविधान में मूल अधिकारों को त्यागने की व्यवस्था है। यानी वहां के लोग मूल अधिकारों को त्याग सकते हैं, उसके रेंज से बाहर निकल सकते हैं। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अब मैंने बताया था इसमें मूल अधिकार हमारे कहां से शुरू है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। तो अब एक एक करके आर्टिकल को सभी को समझते चलते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। मतलब राज्य जो हम जानते हैं कि हमारे इतने राज्य हैं, एक्चुअल में वही राज्य नहीं है। राज्य के अंदर और भी कई सारी चीजें आती हैं आर्टिकल 12 के अनुसार। कौन कौन से? एक तो भारत सरकार तथा संसद, ये भी किस में काउंट होगी? राज्य में काउंट होगी। राज्य सरकार और उनकी विधानसभा या विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी और अन्य सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्था जो सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ या अनुदान प्राप्त करती हैं, वो सभी किस में आएंगी? वो सभी राज्य में काउंट की जाएंगी। आर्टिकल 13 बोलता है इसमें कि मूल अधिकारों से असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 में क्या है? जो मूल या मौलिक अधिकार हैं उनसे असंगत, यानी जो उनके संगत चीजें नहीं है या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां, उनके बारे में वर्णन किसमें है? आर्टिकल 13 में है। ठीक है। ऐसी कोई भी विधि संविधान पूर्व की या संविधान के पश्चात की जो मूल अधिकारों से असंगत है अथवा उल्लंघन करती है, वो उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। क्या होगी? उल्लंघन की सीमा तक क्या हो जाएगी? वो शून्य हो जाएगी। ठीक है। संविधान से पहले की जो बात कर रहे हैं वो है आर्टिकल 13 के फर्स्ट भाग में, और संविधान से बाद की जो बात कर रहे हैं वो है आर्टिकल 13 के सेकंड भाग में। ठीक है। मतलब संविधान के पहले अगर कोई असंगत गतिविधि थी और संविधान के लागू होने के बाद अगर कोई असंगत गतिविधि है, वो दोनों किसमें? आर्टिकल 13 के फर्स्ट और 13 के सेकंड में। तो उनको क्या किया जाएगा? अगर वे मूल अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो उनकी जो सीमा है वो शून्य कर दी जाएगी। उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 व उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत किसी भी विधि की समीक्षा यानी पूर्णावलोकन कर सकता है। ठीक है। ये किसमें है? आर्टिकल 13 में चल रहा है कि आर्टिकल 226 जो है उच्च न्यायालय का, और आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय ये किसी भी विधि की समीक्षा कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में है न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार। आर्टिकल 13 क्या है? न्यायिक पूर्णावलोकन का आधार है। ये आच्छादन या ग्रहण करने का, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत क्या है इसमें? कि कोई भी विधि जिस स्तर तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है वह उस स्तर तक मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है, तो इसे आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या उस स्तर तक मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब मूल अधिकार किस तरीके से छीन सकते हैं और किस तरीके से उसको मिल सकते हैं। आर्टिकल 13 के 3 में है। 13 का पहला और दूसरा भाग मैं भी बता चुका हूं, संविधान लागू होने से पहले की बात और संविधान लागू होने के बाद की बात। आर्टिकल 13 के 3 में क्या है? विधि की परिभाषा। विधि की परिभाषा का क्या मतलब है? कि संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधि, अध्यादेश, नियम, विनियम, उपनियम
आदेश आदि, ये सभी क्या है, विधि में आते हैं। कि संसद द्वारा अगर कोई भी अधिनियम है, कोई अध्यादेश है, ये सब पारित किया जाएंगे तो वो किस में आएंगे, सभी आर्टिकल 13 के 3 में आएंगे, मतलब विधि की परिभाषा में आएंगे। आर्टिकल 13 के 4 में क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होगा। 13 में है कि जितने भी सारे कार्य किए जाएंगे विधि की परिभाषा में शामिल होंगे, और आर्टिकल 13 के 4 में क्या बताया गया है कि जो 368 में संशोधन किया गया है वो आर्टिकल 13 में शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 13 मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। अनुच्छेद 13 क्या है, ये मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। अभी बताया कि हमारे जो मूल अधिकार है इनको 6 भागों में बांटा गया, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इन सभी में जो पहला अधिकार है वो है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। इसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी, यानी कानून के लिए सभी समान होंगे। राज्य के लिए कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी राज्य का अधिकार है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानून के तहत जो संरक्षण उसको मिलना चाहिए वह उससे वंचित नहीं रहेगा। अगला है विधि के समक्ष जो समता है, इसके लिए जो नकारात्मक अवधारणा है ब्रिटेन की है वो क्या है कि विधि के समक्ष समता प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन को सुनिश्चित करता है और विधि के समक्ष समता अत्यांतिक नहीं है, कुछ अपवाद भी है। यानी विधि के समक्ष जो समानता है ये ऐसी नहीं है फिक्स है, इसमें कुछ अपवाद भी है, क्योंकि आपको पता होगा कानून के मुकाबले कई सारी चीजें जैसे सैन्य बल है उनको अलग से अधिकार मिले हुए, तो सबको बिल्कुल एक समान नहीं रखा गया। तो उन्होंने इस चीज को क्या कहा है, इसके लिए नकारात्मक अवधारणा दी है, ठीक है। और विधि का समान संरक्षण, इसके लिए सकारात्मक अवधारणा दिया किसने, अमेरिका ने। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है, 15 का फर्स्ट में कहा गया है कि राज्य के लिए कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य का एक अधिकार है कि राज्य किसी भी इंसान का धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है कि कोई भी नागरिक इन उपर्युक्त आधारों पर किसी भी अन्य नागरिक के साथ दुकान, होटल, कुआं, तालाब, स्नान घर, सड़क व सार्वजनिक स्थान आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब आर्टिकल 15 के 1 में यही चीज राज्य के लिए कही गई है और आर्टिकल 15 के 2 में यही चीज नागरिकों के लिए कही गई है कि कोई एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक को ये नहीं बोलेगा भाई तुम निम्न जाति से हो तो तुम हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, या इस होटल में हम खाना खा रहे हैं इस होटल में आप खाना नहीं खा सकते, तो ये चीज नहीं होगी। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 15 के 2 में कहा गया है। अगला है आर्टिकल 15 के 3 में क्या कहा गया है, ये राज्य के लिए कहा गया है कि स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। और आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया है कि राज्य शैक्षिक व सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया है। आर्टिकल 15 के 5 में है राज्य के लिए कि शैक्षणिक स्थानों, सार्वजनिक व निजी, जो शैक्षणिक स्थान होते हैं चाहे तो सार्वजनिक हो मतलब सरकारी हो या प्राइवेट हो, में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SC व ST के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। किसके तहत, आर्टिकल 15 के 5 के तहत। आर्टिकल 15 के 6 में आदेश देते हैं कि राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े, जो कि EWS बोले जाते हैं, जो इकोनॉमिकली वीक रहते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, यह प्रावधान 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया है। मतलब जो निम्न उसमें नहीं आ रहे बल्कि जनरल कास्ट में भी अगर आ रहे हैं तो उनके लिए एक आरक्षण आया था ना EWS का, तो वो किस में है, आर्टिकल 15 के 6 में उसको जोड़ा गया है। ठीक है, सभी जो जनरल कास्ट वाले हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया है, तो आर्टिकल 15 के 6 में है, इंपॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको जोड़ा गया है, जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है। उसके बाद है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 है कि लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब है सरकारी नौकरी, यानी लोक नियोजन के अवसर की समानता सभी को होनी चाहिए। आर्टिकल 16 के 2 में कहा गया है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान या उद्भव के आधार पर
लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा, यानी सभी को सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 16 के तहत। 16 के 3 में कहा गया कि संसद को अधिकार होगा कि वह लोक नियोजन में निवास की शर्त अर्हता को विहित कर सके। यह किसके तहत है? लोक नियोजन अधिनियम 1957 के तहत। आर्टिकल 16 के 4 में क्या है? राज्य के लिए है कि राज्य शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष उपबंध यानी आरक्षण की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 16(4) सरकारी नौकरियों के आरक्षण का आधार है, यानी 16(4) में किस चीज के लिए कहा गया है? केवल सरकारी नौकरी यानी लोक नियोजन के लिए कहा गया है। इसी के आधार पर आर्टिकल 16 के आधार पर कुछ आयोग का गठन किया गया, जैसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, ये काका कालेकर की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये 1979 में जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 1980 में आई थी। इसमें 3743 जातियों को पिछड़ा माना है। ठीक है। उसके बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था। क्या किया था? वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी जाति को 27% आरक्षण दिया था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में आर्थिक रूप से पिछड़े यानी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो ईबीसी लोगों को 10% आरक्षण, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले, ईडब्ल्यूएस वाला आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट में केस था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये 1992 का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय लिया था इस केस के तहत कि ओबीसी को दिया गया जो 27% आरक्षण है वो वैध है, यानी ओबीसी वालों को आरक्षण मिलेगा, और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं, उनको 10% का आरक्षण जो है रद्द कर दिया गया था। कब? 1992 में। 1991 में दिया था और 1992 में ये रद्द कर दिया गया था। बाकी अब 2019 में फिर से दिया गया है। और ओबीसी को जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर के आरक्षण की सीमा से बाहर रखा गया। ओबीसी को क्रीमी लेयर की आरक्षण की सीमा से बाहर रखा गया है। वर्तमान में क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय निर्धारण है। वर्तमान में जो है क्रीमी लेयर के लिए क्या है? 8 लाख रुपए सालाना आय निर्धारण है। चौथा पॉइंट इसमें कि प्रोन्नति यानी जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक है। ये केवल 5 वर्षों तक के लिए था, बाद में ये चेंज कर दिया गया था कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पांचवा पॉइंट है इसमें कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। और छठा पॉइंट है इसमें जो बैकलॉग हैं, बैकलॉग की भर्तियों करते समय जो 50% की सीमा का पालन किया जाना सही चाहिए। ठीक। उसके बाद सरकार के कदम क्या रहे कि जो क्रीमी लेयर की पहचान हेतु रामानंद समिति का गठन किया गया 1993 में, यानी वो क्रीमी लेयर एक्चुअल में है भी या नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 1993 में, और 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में एससी व एसटी में पदोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत कि एससी एसटी में जो है जो प्रमोशन का आरक्षण है वो उनका जारी रहेगा। आर्टिकल 16(4) के कै में इसको जोड़ा गया। उसके बाद का अगला पॉइंट इसमें 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत आरक्षण के साथ ही प्रमाणिक वरिष्ठता को लागू और इसे पूर्वगामी प्रभाव से जून 1995 से लागू किया जाएगा। यानी कुछ जगह कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जहां पे बच्चों के पेपर में नंबर समान है, तो सभी को तो एक साथ सिलेक्ट कर नहीं सकते। वैकेंसी अगर 10 है और सभी बच्चे सेम नंबर लाके 20 बच्चे हो गए, ऐसे 20 कैंडिडेट हैं, तो उस जगह पे क्या किया जाएगा? डेट ऑफ बर्थ की वरीयता देखी जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति दोनों के सेम नंबर है और कोई एक दिन पहले भी पैदा हुआ तो सिलेक्शन उसका होगा जो एक दिन पहले पैदा हुआ है, यानी जो उम्र में वरिष्ठ है उसकी वरीयता उसको पहले मिल जाएगी। ये किसके तहत है? 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। अगला है 81वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के तहत बैकलॉग की भर्तियां भरते समय 50% की सीमा पार की जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले इसमें क्या था? उसमें बोला था कि 50% की सीमा को बनाए रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। और बाद में जब संशोधन किया 81वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि बैकलॉग की जो भर्तियां हैं इनको 50% की सीमा पार कर सकते हैं। इसका वर्णन किसमें किया गया? आर्टिकल 16 के 4 के ख भाग में किया गया। इसका वर्णन किसमें है? आर्टिकल 16 के चौथे भाग के ख पार्ट में है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 इसमें क्या था? 76वां संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा
50% से बढ़कर 69% यानी 69% कर दी गई तथा इसे 9वीं अनुसूची में रखा गया। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये आपको मैंने अनुसूची का पूरा चैप्टर दे रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक करना, सारी की सारी अनुसूची आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। उसके बाद है आर्टिकल 16 का 5। 16 के 5 में क्या कहा गया है? किसी विशेष धार्मिक संस्था अथवा धार्मिक प्रयोजन हेतु किसी विशेष धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। यानी कोई भी विशेष धार्मिक संस्था है उसके लिए धार्मिक प्रयोजन हेतु, मतलब जो व्यक्ति उस धर्म को जानता हो तो उस व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 16 के 5वें भाग के तहत। आर्टिकल 16 का 6वां भाग क्या कहता है? राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष रियायत दे सकता है। उसके बाद है आर्टिकल 17। मैंने तो इनमें जो आर्टिकल हैं उनको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, बाकी जो कहानी है ये केवल आप सुनेंगे और सुन के वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, ताकि कभी पेपर में अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है, क्योंकि आजकल डीपली पूछने लगे हैं यूपीएसआई में, जितनी भी एसआई लेवल के एग्जाम है, तो इसके लिए पूरा का पूरा ये संविधान को डीपली कराया जा रहा है। ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या है? आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक, संविधान में अस्पृश्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और यहाँ अस्पृश्यता का संदर्भ ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जाति के आधार पर अस्पृश्यता या छुआछूत से है। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? छुआछूत है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, इसका नाम बदला 1976 में, क्या कर दिया गया कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। डेट वही रखी 1955 ही, बट अस्पृश्यता निवारण अधिनियम की जगह क्या कर दिया इसको? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 इसको कर दिया गया। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण जो अधिनियम, ये कब लागू हुआ? 1989 में। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा शिक्षा व सेना को छोड़कर। ठीक, भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी उपाधि, भेंट आदि को ग्रहण नहीं करेगा। किसके तहत? आर्टिकल 18 के तहत। उसके बाद इसमें कि भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भी भेंट, उपलब्धि या पुरस्कार को ग्रहण नहीं करेगा। ये तो हो गया भाग जो एक था समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। उसके बाद मौलिक अधिकार का भाग 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है कि वर्तमान में इसमें कुल 6 अधिकार शामिल हैं। 6 कौन कौन से? एक तो है 19 का फर्स्ट के भी कई सारे भाग हैं इसके। तो फर्स्ट के क्या भाग में क्या कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आजादी। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन कौन आते हैं? एक तो प्रेस यानी मीडिया को स्वतंत्रता, इंटरनेट का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार और सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ये किसमें है? आर्टिकल 19 के फर्स्ट भाग में है। व्यावसायिक विज्ञापन करने का अधिकार, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, परंतु हड़ताल करने का अधिकार जो है वो मूल अधिकार में नहीं है। धरना प्रदर्शन कर सकते हो पर हड़ताल करने का कोई अधिकार मूल अधिकार में नहीं दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 19 के फर्स्ट भाग के क्या के तहत। अब जो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के क्या में दे रखे हैं अधिकार, राज्य इन अधिकारों को युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, यानी राज्य क्या कर सकता है? इन सभी अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, किसके तहत? आर्टिकल 19 के 2 के तहत। प्रतिबंध के 8 आधार हैं और उनका उल्लेख निम्न प्रकार है कि भारत की जो प्रभुत्ता है और अखंडता, अगर इसको कोई ठेस पहुंचती है उन अधिकारों की वजह से, तो इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा पे कोई खतरा है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने पे अगर कोई खतरा है तो उन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कारण क्या है? मान लीजिए कोई देश में कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा है जिसके तहत किसी दूसरे देश को खतरा पहुंचाने की वो है, और इसको तुम इंटरनेट पे पब्लिश कर देते हो, तो इस टाइप का जो अधिकार है उसको प्रतिबंध करने का राज्य को अधिकार है। राज्य की परिभाषा में बता चुका हूं राज्य में कौन कौन शामिल होंगे। उसके बाद लोक व्यवस्था या शिष्टाचार और सदाचार के हित के लिए, मान हानि के हित के लिए, न्यायालय में अवमानना के लिए और अपराध उद्दीपन के लिए, इन सभी कंडीशनों में आर्टिकल 19 के पहले भाग का जो क्या पार्ट है उन सभी अधिकारों को निलंबित या प्रतिबंधित किया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है 19 के फर्स्ट का ख भाग।
19 के फर्स्ट के कई सारे भाग हैं और साथ के साथ उनके प्रतिबंध भी हैं, तो सबको एक साथ देखते चलते हैं। फर्स्ट के ख भाग में क्या कहा गया है कि शांतिपूर्ण व निरायुध, निरायुध का मतलब है बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार, यानी शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना किसी हथियार के होना चाहिए, तो ऐसा सम्मेलन आप कर सकते हैं। और सिख समुदाय को कृपाण धारण करने का अधिकार है, जो सिख लोग होते हैं उनको कृपाण रखने का अधिकार है, क्योंकि वो उनका ही भाग माना जाता है शरीर का। ठीक, आर्टिकल 19 के 3 में इसकी भी व्याख्या की गई है कि दो आधार पर इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसमें? जो 19 के फर्स्ट में दे रखा है ना, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं, तो इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? 19 का तीसरा पार्ट लगाता है। यदि भारत की संप्रभुता व अखंडता पे कोई आंच आती है तो भी ये प्रतिबंध लगा सकते हैं, और लोक व्यवस्था को कोई हानि पहुंचती है तो भी इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला हो जाएगा हमारा आर्टिकल 19 के फर्स्ट का ग भाग। इसमें क्या है? कोई भी संघ या संगठन या सहकारी समिति गठित करने का अधिकार। ठीक है, यानी कोई भी संघ या संगठन या कोई सहकारी समिति गठित करने का अधिकार है। सहकारी समिति शब्द 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत शामिल किया गया है। सहकारी समिति को कब जोड़ा गया है? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। ये आप पढ़ेंगे जब भाग पढ़ाए होंगे आपको, कि भाग 9B में भी इसके बारे में वर्णन है। अच्छा, सेना व पुलिस को संघ बनाने का अधिकार नहीं है। तो सेना व पुलिस को जो उनकी पहले से यूनिट डिसाइड कर दी, जिसको जिस जगह पोस्टिंग मिल गई वो उस जगह जाके ही ड्यूटी करेगा, अपनी तरफ से कोई अलग से संघ नहीं बनाएगा। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 19 के पहले भाग के ग में कहा गया है। और जो इसका ग भाग है उसके लिए भी प्रतिबंध है। किसमें? 19 के 4 में। इसमें दो आधार पर प्रतिबंध लगाया गया कि भारत की अगर प्रभुत्ता और अखंडता पे कोई आंच आती है तो भी ये बंद कर दिए जाएंगे, और लोक व्यवस्था पे कोई हानि होती है तो भी इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आर्टिकल 19 के फर्स्ट का जो गह भाग है उसमें क्या कहा गया है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबंध संरचना की स्वतंत्रता, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? यह अधिकार व्यक्ति को समान कार्य करने के लिए एक साथ आने की स्वतंत्रता देता है। यानी हर एक व्यक्ति को अधिकार है कोई सेम कार्य करने के लिए, उनको एक साथ आने का अधिकार तो दे रहे हैं पर वे उसमें कोई विरोध ना करने लगे। जैसे बहुत सारे गुट बना के आ जाता है और हमला करने लगता है ना, जैसे कोई प्रोटेस्ट वगैरह, अपना हक मांगने के लिए इकट्ठे होकर आ सकते हैं, पर उसमें कोई इस प्रकार की वो नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी को हानि पहुंचे। 19 के फर्स्ट का ड भाग क्या कहता है? कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी स्थायी निवास करने की स्वतंत्रता। ये किसमें है? 19 के फर्स्ट के ड भाग में। उसके बाद इस पे जो प्रतिबंध है वो किसमें लगाया गया? 19 के 5वें भाग में, कि साधारण जनता व जनजातियों के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे जो कोविड महामारी आई थी, या एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं, या पेशेवर अपराधी हैं, या सेक्स वर्कर हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसमें? आर्टिकल 19 के 5वें भाग में, कि ये हर जगह जाने की इनको स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ठीक, उसके बाद है 19 के फर्स्ट का 6 भाग क्या कहता है? हालांकि इसको डिलीट कर दिया गया, पर इसमें था क्या? कि संपत्ति के अर्जन व धारण की स्वतंत्रता, यानी कोई किसी की भी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, ले सकता है, खरीद सकता है या बेच सकता है। ठीक है, ये किसमें था? 19 के फर्स्ट के 6 भाग में था। इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि हमारा संपत्ति का अधिकार ही हटा दिया गया है। और कहां कर दिया उसको? जो विधि का अधिकार है आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। कब हटाया इसको? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको डिलीट कर दिया, यानी निरसित कर दिया गया है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के 6 भाग में क्या कहा गया है? कोई भी वृत्ति, व्यवसाय व उपजीविका अपनाने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति कर सकते हैं, उपजीविका के लिए कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। ये किसमें छूट है? 19 के फर्स्ट के 6 भाग में है। अच्छा, इसका जो प्रतिबंध है 19 के 6ठे भाग में है, राष्ट्रीयकरण, यानी कुछ व्यवसाय सिर्फ सरकार करेगी, जो तकनीकी योग्यता वगैरह है, ऐसी व्यवसाय केवल सरकार करेगी, उनको हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, ये किसमें प्रतिबंध है? 19 के 6ठे भाग में है। आर्टिकल 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, भूतलक्षी कानून प्रभावी नहीं है, और अपराध करते समय जो कानून था वही रहेगा, बदला हुआ कानून लागू नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? भूतलक्षी का मतलब है कि किसी ने कोई अपराध किया और उसको सजा मिल रही है उससे 5 साल बाद, जो केस वो फाइनल हुआ वो 5 साल बाद हुआ, और 5 साल बाद उसी सेम अपराध के लिए सजा अगर बढ़ा दी गई है, तो ऐसा नहीं है उस जिस समय सजा मिल रही है उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी। जिस समय उसने अपराध किया है, जिस तारीख को उसने अपराध किया है, उस तारीख के अनुसार उस कानून में जो भी सजा थी उस अपराध के लिए, वो सजा उसको दी जाएगी। ठीक है, और एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार तो मुकदमा तो चलाया जा सकता है। एक सेकंड,
एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही दंड दिया जा सकता है। क्या होगा? यानी सेम अपराध है, उसके लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दोबारा दंड भी नहीं दिया जाएगा। ये किसमें है? आर्टिकल 20 में है। व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्यता नहीं किया जा सकता। जो बहुत से प्रेशर देते हैं ना कि भाई तुम्हें अपना ये जुर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। परंतु ब्लड सैंपल, डीएनए टेस्ट, सिग्नेचर तथा फिंगरप्रिंट देने के लिए वह मना नहीं कर सकता। यानी किसी व्यक्ति का अगर किसी ने कोई रेप केस है तो ब्लड टेस्ट वगैरह, अगर फिंगरप्रिंट वगैरह ये सब अगर ले रहे हैं तो इस चीज के लिए वो व्यक्ति मना नहीं कर सकता। अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उसको बाधित नहीं किया जाएगा, ये चीज जरूर है। किसमें? आर्टिकल 20 के तहत। उसके बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अभी मैंने बताया था जब मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है तो उस समय दो आर्टिकल ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जाता। कौन कौन से हैं? 20 और 21। तो 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी अपने प्राणों की, अपने शरीर की हमारे पास स्वतंत्रता है, हमें जीवन जीने का अधिकार है। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या मतलब है? अगर किसी को फांसी की सजा हुई है तो भैया उसको अपने प्राण त्याग नहीं पड़ेंगे। तो ये क्या है? इसमें पहले बता दिया कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके बिना किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक मतलब शरीर की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसमें? आर्टिकल 21 के तहत। अच्छा, इसके लिए भी एक केस है। कौन सा केस है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में इसकी विस्तृत व्याख्या क्या की गई है कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यानी हमें अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है, किसी के दबाव में रहकर जीवन जीने की जरूरत नहीं है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और देर से फांसी के विरुद्ध भी अधिकार है। किसी की जो टाइम डिसाइड है उसके अनुसार ही फांसी दी जाएगी। अगर उससे भी लेट करता है तो इंसान डिप्रेशन में बहुत ज्यादा रहता है, मानहानि का भी वो रहता है इसमें। ठीक, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है, विदेशी यात्रा करने का अधिकार है हमारा, महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार हमें किसके थ्रू मिला है? जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का विवाद था उसके तहत हमें सूचना का अधिकार मिला है। और 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, शयन का अधिकार है, निजता का अधिकार है। निजता मतलब राइट टू प्राइवेसी। ठीक है। 2017 में 9 जजों की एक बेंच सर्वसम्मति से, मतलब 9 जज एक साथ बैठे थे और उनकी सर्वसम्मति से हुआ क्या था? उन्होंने निर्णय लिया था कि सभी व्यक्तियों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। यह भी किसमें है? आर्टिकल 21 के तहत है। आर्टिकल 21 और 20 को आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको जोड़ा गया है। और आर्टिकल 19 को आपातकाल लगने पर सबसे पहले अथवा स्वतः निलंबित होता है। आपातकाल लगने पे आर्टिकल 19 सबसे पहले तो निलंबित होता ही है, और अगर किसी ने आदेश नहीं भी दिया तो भी खुद ही मान के चलना कि यह स्वतः हमारे लिए निलंबित है। हमें हर जगह ज्यादा घूमने की, बोलने का अधिकार नहीं है अगर आपातकाल लग गया है तो। उसके बाद है आर्टिकल 21 का क्या भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह पहले अनुच्छेद 45 में था। अनुच्छेद 45 मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं पहले उसमें शामिल था, अब इनको मौलिक अधिकार बना दिया गया कि हर एक बच्चे का अधिकार है कि अगर उसकी उम्र 6 से 14 वर्ष की यानी वो ना समझ है तो उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा मूल अधिकार में शामिल किया गया है और इसी के अनुसरण में संसद ने आरटीई एक्ट 2009 अधिनियमित किया है, जिसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया है। कब किया है? 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया है। और आरटीई एक्ट कब आया? 2009 में इसको इनेक्ट किया है। इनेक्ट मतलब अधिनियमित किया है या पारित किया है। उसके बाद आर्टिकल 22 में क्या कहता है? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। सामान्य कानून हिरासत में व्यक्ति के पास निम्न अधिकार है। जो सामान्य कानून हिरासत है उसमें व्यक्ति के पास क्या क्या अधिकार है? एक तो गिरफ्तारी का कारण जानना कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है वकील से परामर्श करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार है तो अपना एक वकील चुन सकता है और वकील से परामर्श कर सकता है, और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 22 में कहा गया। ये लाइन डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है कि किस आर्टिकल के तहत
किसी भी मुजरिम को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, आर्टिकल 22 के तहत है। ठीक है, पर इसमें एक चीज होती है, यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां से कोर्ट बहुत ज्यादा दूर है और यात्रा में इतना टाइम लग जाता है कि वो 24 घंटे से ज्यादा टाइम निकल जाता है कभी कभी, तो यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। उसको छोड़ के बाकी अगर 24 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? पुलिस विभाग की होगी। उसके बाद है चौथे भाग में क्या कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय की गिरफ्तारी नहीं होगी। यह अधिकार दो व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। कौन कौन सा? एक तो शत्रु देश के जो नागरिक हैं उनके लिए लागू नहीं होता, और जो निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उन पे भी यह लागू नहीं होगा। भाई जो शत्रु देश के नागरिक अगर हैं तो उनको तो ऐसा थोड़ी 24 घंटे के बाद ही उनको अदालत के सामने पेश करना होगा, उनको कितने भी टाइम के लिए रखा जा सकता है, इसके लिए एक अलग से केस है। अगला है इसमें निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को भी एक सलाहकार बोर्ड की सहमति के बिना 3 माह से अधिक की हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यानी जो निवारक निरोध कानून है उनके तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो बिना सलाहकार बोर्ड की सहमति के 3 माह से अधिक के लिए उसको भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उसकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति होंगे। कौन कौन होंगे? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लेवल के जो व्यक्ति हैं वो होंगे इसमें सलाहकार बोर्ड में। निवारक निरोध बनाने का अधिकार संसद व राज्य की विधानमंडल दोनों के पास होता है। संसद द्वारा बनाए गए कुछ निवारक जो निरोध कानून है वो कौन कौन से हैं? एक तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बना था, 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम ये 1971 में लागू हुआ था, और ये मीसा एक्ट भी कहा जाता है, 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है विदेशी मुद्रा का संरक्षण व तस्करी निवारण अधिनियम, इसको कॉफी पोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉफी पोसा। 1974 में इसको लागू किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या कानून ये क्या है? इसको बोलते हैं रसूका। रासुका बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रासुका अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1980 में लागू हुआ। उसके बाद है आतंकवादी व विध्वंसक क्रियाकलाप निवारक अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको? टाडा एक्ट। टाडा एक्ट कब लागू हुआ? 1985 में, और 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी गतिविधि अधिनियम ये कब लागू हुआ? इसको पोटा एक्ट भी बोलते हैं। 2002 में इसको लागू किया गया, 2004 में से समाप्त कर दिया गया। जो जो समाप्त हो गए उनकी कोई जरूरत नहीं है, पर जो वर्तमान समय में लग रहे हैं ये याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2019, और ये कौन से संविधान संशोधन में किया गया है? ये 2019 का ही संविधान संशोधन इसका रहा है। ये 2 भागों में हो गए हमारे, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है तीसरा भाग शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेके 24 तक। सभी अपने इस तरीके से नोट्स बनाते जाएंगे, बहुत ही अच्छे नोट्स बन जाएंगे, और बहुत ही बेसिक जितनी इसमें पॉलिटी होनी चाहिए डीपली नॉलेज वो सभी इसमें लिखी गई है। आर्टिकल 23-24 में क्या है? 23 में कहा गया कि मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम का निषेध, यानी मानव का खरीदना, बेचना, बेगार प्रथा या बंधुआ मजदूरी ये सब नहीं किया जा सकते। इन सभी पे क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है, और इसके लिए दंडनीय अपराध है। उसके बाद है अनैतिक दुर्व्यापार। अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ है? 1956 में, और बंधुआ मजदूरी जो निवारण अधिनियम ये कब लागू हुआ? 1976 में। आर्टिकल 23 के 2 भाग में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक सेवा हेतु अनिवार्यत श्रम करवा सकता है, लेकिन केवल धर्म, जाति और मूलवंश व वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य क्या करता है? जो सार्वजनिक सेवा हेतु श्रम तो करवा सकता है, मतलब मजदूरी तो करवा सकता है, पर धर्म, जाति या मूलवंश या किसी भी वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। दंड स्वरूप जो बलात्श्रम करवाया जा सकता है, जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपराध मिलता है या उनको जेल हो जाती है, तो उनको दंड देने के लिए उनसे बलात्श्रम मतलब बालकों से काम करवाया जा सकता है। किस स्थिति में? उनको दंड देने के लिए। उसके बाद है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में क्या है? बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी बच्चों को काम कराने से रोक। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान व संकट में उद्योगों में नहीं लगाया जा सकता। ठीक। बाल श्रम प्रतिषेध व विनियम जो अधिनियम है वो कब आया था? 1986 में। बाल श्रम प्रतिषेध व विनियम अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में हुआ, और 2016 में इसमें संशोधन किया गया। क्या इसका नाम कर दिया गया? बाल व किशोर श्रम। बाल व
किशोर श्रम प्रतिषेध व विनियम अधिनियम 1986 इसका नाम रहा। एक्ट वही है 1986 वाला, बस इसका नाम चेंज करके बाल श्रम की जगह क्या कर दिया, बाल व किशोर श्रम कर दिया गया। उसके बाद है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। कब लागू हुआ ये? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2005 में लागू हुआ और 2007 से ये कार्यरत है। मतलब लागू 2005 में हुआ या 2005 का एक्ट है, कार्यरत कब हुआ? 2007 में हुआ। इसमें क्या है कि बाल श्रम में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में, और इनकी पुस्तक थी आजाद बचपन की ओर। पुस्तक क्या थी? आजाद बचपन की ओर। चौथा जो भाग है वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में है? आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, जिसमें आर्टिकल 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, वह किसी भी धर्म को अवैध रूप से मानने यानी स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में है, यानी किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं आर्टिकल 25 के तहत। इसमें नोट डाल के लिखा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता या स्वास्थ्य के आधार पर युक्तायुक्ति प्रतिबंध होगा। ठीक है, यानी लोक व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आती है तो उसकी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है इसमें राज्य सामाजिक सुधार व सार्वजनिक व्यवस्था हेतु धर्म से संबंध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक व अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विनियमन व प्रतिबंध लगा सकता है। यानी राज्य क्या कर सकता है? जो सामाजिक सुधार के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए धर्म से संबंध की जितनी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाएं हैं उन सभी को प्रतिबंध कर सकता है। अगला है कृपान धारण करना व उसे लेकर चलना सिख का अपना अंग माना गया, यानी कृपान रखने की उनको स्वतंत्रता दी गई है। इसमें हिंदू शब्द में सिख, जैन व बौद्ध भी सम्मिलित नहीं है। जो हिंदू शब्द है इसमें सिख, जैन व बौद्ध सम्मिलित नहीं है। अगला है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 के तहत है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को धार्मिक संस्था को स्थापित करने, प्रबंध करने व प्रसारित करने का कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जन करने का व धारण करने का स्वतंत्रता होगी। किसके लिए? धार्मिक कार्य के लिए। यानी कोई भी धार्मिक कार्य के लिए किसी भी संप्रदाय को उसकी संस्था बनाने के लिए, प्रबंध करने के लिए, यानी उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी जंगम या स्थावर। जंगम का मतलब होता है कि जो मतलब एक जगह ठहर के किसी भी जगह एक निश्चित स्थान बनाने के लिए और धर्म का प्रचार प्रसार करने की उनको स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? आर्टिकल 26 के तहत। अगला है लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर इनको भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी धर्म की स्वतंत्रता तो है, बट उससे अगर लोक व्यवस्था को किसी प्रकार की कोई हानि पहुंच रही है तो इन पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 26 में इसको स्पष्ट किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय की बाध्यता से स्वतंत्रता। यानी किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए अगर आप अभिवृद्धि के लिए कुछ देते हैं तो उसमें टैक्स के लिए बाध्यता नहीं है, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए ना तो टैक्स देने के लिए बाध्य किया जा सकता और ना ही किसी समुदाय को विशेष छूट दी जा सकती। यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए उसको स्पेशली अलग से टैक्स देने के लिए बाध्यता कर दी गई कि हाँ आपको इस धर्म के लिए टैक्स देना ही पड़ेगा। या पहले होता था ना चंदा देना पड़ेगा कि हाँ भाई देना ही देना है, सभी दे रहे हैं तो आपने भी देना है। वो अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है। वो आपकी श्रद्धा है तो आप दीजिए, नहीं श्रद्धा है तो मत दीजिए। ठीक है, उसके बाद है राज्य कर से प्राप्त संपत्ति का उपयोग किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं करेगा। यानी जो टैक्स से जो प्राप्त संपत्ति है उसका उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेगा, ये राज्य का अधिकार है। उसके बाद विभिन्न धार्मिक संस्थाओं में विशेष सुविधा हेतु प्रबंध हेतु शुल्क लिया जा सकता है। जो भी धार्मिक संस्था है उनमें स्पेशल फैसिलिटी देने के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए, उनके और भी जितने भी काम रहते हैं किसी भी संस्था को चलाने के लिए, उसमें खर्चा तो होता ही है, साफ सफाई या बिल्डिंग का निर्माण करना या नई नई प्रसाद और ये सब चीज लाना, तो उसके लिए वह संस्था कोई शुल्क लागू कर सकती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगला है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना के बारे में स्वतंत्रता। जो शिक्षा संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा और उपासना की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक शिक्षा उनमें दी जा सकती है।
निम्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्थिति क्या है? पूर्णतः राज्य नीति से पोषित जो शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं है। यानी सरकार के द्वारा जो स्कूल वगैरह चलाए गए हैं उनमें धर्म की शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। ट्रस्ट द्वारा स्थापित, राज्य द्वारा प्रसारित जो ट्रस्ट द्वारा जो बनाए गए हैं यानी राज्य द्वारा प्रशासित हैं उनमें धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है। यानी किसी भी ट्रस्ट ने बनाए हैं, राज्य से अप्रूवल लेके बनाए हैं, धार्मिक काम के लिए ही बनाया है, तो उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा को दिया जा सकता है। अगला है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त यानी सहमति के बाद धार्मिक शिक्षा की अनुमति। जो भी राज्य हैं, राज्य द्वारा जो मान्यता प्राप्त हैं उनमें सहमति लेके धार्मिक शिक्षा की अनुमति मिल जाती है तो उनमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। अगला है राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त जो निधि संस्थान है, जो निजी संस्थान है, मतलब राज्य द्वारा वित्तीय सहायता उसमें दी गई है पर है किसी का निजी संस्थान, उनमें सहमति के बाद धार्मिक शिक्षा की अनुमति मिल जाएगी। अगर आप राज्य से अप्रूवल ले लेते हैं यानी सहमति ले लेते हैं, राज्य सहमत कर देता है क्या ठीक है आप इसमें धार्मिक शिक्षा को पढ़ा सकते हैं, तो उसका भी हमें अधिकार मिल जाता है। उसके बाद है भाग 5। भाग 5 में क्या है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अभी तक हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, 18 फिर 19 से लेकर 22 तक, 23 से 24 और 25 से लेकर 28 तक के पढ़ चुके हैं। अभी हमारा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 29 से लेकर 30 तक। इसमें क्या है, आर्टिकल 29 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में उसके नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, बोली, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ये किसके लिए है, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके लिए दिया गया है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है कि राज्य द्वारा पोषित व स्थापित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति व भाषा के आधार पर प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी राज्य द्वारा अगर पोषित यानी सरकारी कोई भी संस्थान है उसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म, जाति या मूलवंश के आधार पर प्रवेश लेने से वर्जित नहीं किया जाएगा। इसमें नोट डाल के एक पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करना अथवा उसके संरक्षण के वादे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि अगर भाषा के संरक्षण के तो आप कोई आंदोलन करते हैं या उसके संरक्षण के वादे को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का मतलब उसके संरक्षण के लिए आप कार्य करते हैं तो उसको क्या है, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्ग यानी जो धार्मिक या भाषाई वर्ग हैं को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित व प्रसारित करने का अधिकार होगा। उसमें था अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और इसमें है अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने लिए धार्मिक या भाषाई आधार पर जो शिक्षण संस्थान वे खोलना चाहते हैं उसके लिए उनको स्वतंत्रता दी गई है। किसमें, आर्टिकल 30 में दी गई है। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अनिवार्य संपत्ति अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति की रकम इतनी हो कि अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार निलंबित या निर्बंधित नहीं किया जा सके। मतलब राज्य अगर उनके ऊपर कोई अधिग्रहण लगाता है, संपत्ति अधिग्रहण वगैरह, तो उनमें कोई इस प्रकार का ना लगाया जाए कि उनको अपना शिक्षण संस्थान जो है उसको बंद करना पड़े। ठीक है, एक लिमिट के अनुसार लगाया जाए। दूसरा पॉइंट है, राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान के साथ विभेद नहीं करेगा। यानी अगर आर्थिक सहायता देना चाहता है तो अल्पसंख्यक संस्थान के साथ विभेद नहीं करेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं देगा, जितना उनको रिक्वायरमेंट के अनुसार जितना सबको दे सकते हैं उतना देने की पूरा प्रयास करेगा। उसके बाद इसमें नोट डाल के एक पॉइंट है कि संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है। अगर पूछा जाए कि अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ क्या है तो इसमें पूरे संविधान में इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि 50% से कम जनसंख्या वाले रखने वाले सभी समुदाय अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अल्पसंख्यक की गणना राज्य के स्तर पर ना होकर देश के स्तर पर होगी। अल्पसंख्यक की वर्ग की गणना किससे होगी, राज्य स्तर पर ना करके पूरे देश के आधार पर की जाएगी। भारत में 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। कौन कौन से 6 राज्य हैं, पंजाब है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। ये 6 राज्य हो गए और 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जम्मू, लद्दाख और
लक्षद्वीप। इन जगहों पे कौन कौन ज्यादा है उसकी ये श्रेणी दे रखी है इनके ब्रैकेट में करके। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 31 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 31 में कहा गया संपत्ति का अधिकार। जो मैंने आपको बताया था, हमारे टोटल 6 अधिकार अभी हैं मौलिक अधिकार में। 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार था, इसको निरसित यानी डिलीट कर दिया गया है। और कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत केवल विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300A में। किसको? जो पहले आर्टिकल 31 हुआ करता था। और इसका वर्णन 19 के 6 में भी मैंने आपको पढ़ाया था, 19 के फर्स्ट के 6 भाग में। किसी भी व्यक्ति को, 6 था या पता नहीं कौन सा था, एक बार देख लेना उसको, कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति के अधिकार से बंधित या वंचित नहीं किया जा सकता। यानी अगर कानून के अनुसार इसको उसकी संपत्ति ली जा सकती है, बिना कानून के उसकी संपत्ति को कोई ऐसे हड़प नहीं सकता। ये किस में मिला हुआ है हमें अधिकार? आर्टिकल 31 में था, जो कि अभी उसमें पहुंच गया है, कानूनी अधिकार में पहुंच गया है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है। किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन या हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में भी कार्रवाई की जा सकती है। यानी सीधे अगर किसी व्यक्ति की कोई मानहानि या मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा अपना केस कहां डाल सकता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अपना केस जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मूल अधिकारों के उपचार हेतु 5 प्रकार की रिट जारी करता है, या जिसको समावेदन या प्रलेख बोलते हैं। 5 प्रकार की रिट होती हैं। संसद सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के अलावा भी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, परंतु किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की जो शक्ति है उसको कम नहीं कर सकती। ठीक है, यानी संसद रिट जारी तो कर सकती है एक्स्ट्रा, किसी भी और कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार है उसको कम नहीं कर सकती। आर्टिकल 32 ने, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 32 है को मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना गया है। आर्टिकल 32 को क्या माना गया है? मूलभूत ढांचे का हिस्सा माना गया है। और आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी 5 रिटें हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कर्पस बोलते हैं। परमादेश, जिसको मैंडेमस बोलते हैं। प्रतिषेध, जिसको प्रोविशन बोलते हैं। उत्प्रेषण, जिसको क्या बोलते हैं? कैटेगरी। और अधिकार परीक्षा, जिसको क्यो वारंटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यो वारंटो इसको बोलते हैं। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। जिसमें पहली जो रिट है, पहली रिट हमारी इसमें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो हेबियस कर्पस है। वो क्या कहता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब सशरीर प्रस्तुत करना, यानी जिसके लिए ये रिट जारी की जाती है उसको सशरीर मतलब शरीर के साथ प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाता है। और उद्देश्य इसका क्या है? अवैध गिरफ्तारी। अगर किसी की अवैध गिरफ्तारी होती है तो उसके लिए रिट जारी की जाती है कि उसको सशरीर अदालत के सामने पेश किया जाए। यह कार्यपालिका व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। दूसरी रिट है इसमें परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि यह एक सर्वाधिक शक्तिशाली रिट है। पहली बात तो इसमें यह है, यह रिट सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय या किसी भी जो प्राधिकरण के विरुद्ध अपने कर्तव्य के पालन ना करने पर कर्तव्य पूर्ति हेतु जारी की जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो उसका कर्तव्य है, जो गवर्नमेंट विभाग है या कोई भी अलग विभाग है, अगर उसका जो कर्तव्य है और उसको पालन नहीं करता है तो उसके लिए कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश रिट जारी की जा सकती है। लेकिन यह रिट जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अगला है इसमें तीसरी जो रिट है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या है? यानी प्रोविशन। इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना। प्रतिषेध का अर्थ क्या है? मना करना। यानी यह रिट अधीनस्थ न्यायालय व प्राधिकरणों के विरुद्ध अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करने के लिए जारी की जाती है। यानी जो अगर वे अपने क्षेत्राधिकार, जो उनको अधिकार नहीं है, उस क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अगर कार्य करते हैं तो ये उनके लिए जारी की जाती है। कौन सी? प्रतिषेध। चौथी है उत्प्रेषण।
उत्प्रेषण भी लगभग प्रतिषेध के जैसी है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसका शाब्दिक अर्थ है और सूचना या जानकारी दीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी विभाग से सूचना मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है। ठीक, ये भी प्रतिषेध के समान ही है, लेकिन अंतर इसमें क्या है कि बस यह प्रतिषेध जो है वो अधीनस्थ न्यायालय के प्राधिकरण के आदेश के पहले जारी की जाती है, बल्कि उत्प्रेषण जो है वो आदेश के बाद जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके तौर पर जारी की जाती है। भाई कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट ने पहले किसी को ऑर्डर दे दिया, भाई आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कार्य नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या कौन सी थी, उसके लिए थी प्रतिषेध रिट। और अगर उसने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कार्य कर दिया तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा वो कौन सी होगी, उत्प्रेषण होगी। दोनों के दोनों उम्मीद है अच्छे समझ में आ गई होंगी, दोनों सिंपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अधिकार परीक्षा, जिसको क्यू वारंटो बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि आपको क्या प्राधिकार है, इसका अर्थ क्या है, आपको क्या प्राधिकारी अधिकार है। उद्देश्य इसका क्या है कि सार्वजनिक पदों पर जो अवैध नियुक्ति है उसको रोकना। ठीक, इसके लिए नोट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। ये हो गया आर्टिकल 32 के लिए। जो हमारे 6 भाग थे वो सभी के सभी कंप्लीट। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह सशस्त्र बल, पुलिस बल, यानी संसद क्या कर सकती है, इन सभी के जो मूल अधिकार है उनको प्रतिबंधित या निर्बंधित कर सकती है। और संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 पारित किया है। ठीक है, ये तीनों जो जितनी हमारी तीनों फोर्स हैं उनके लिए जो सैन्य अधिनियम 1950, वायुसेना के लिए भी 1950 में और नौसेना के लिए 1957 में तीनों अधिनियम पारित कर दिए कि आपके मूल अधिकार क्या क्या है। उसके बाद आर्टिकल 34, इंपॉर्टेंट है ये भी। किसी क्षेत्र में सैन्य विधि यानी जो मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों का निबंधन यानी प्रतिबंधन। ठीक, ये किसमें है, जो अफस्पा एक्ट था 1958 वाला, यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसके तहत दिया गया है। 11 सितंबर 1958 को यह पारित हुआ था और 1958 में असम और मणिपुर में, 1972 में संपूर्ण जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं सभी के लिए पारित हो गया, 1983 में पंजाब में भी पारित हो गया और 1990 में ये एक्ट कहां पे, जम्मू कश्मीर में पारित कर दिया गया। उसके बाद है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या है, ये लास्ट आर्टिकल है इसका। संसद को यह अधिकार होगा कि राज्य विधानमंडल को, संसद को यह अधिकार होगा कि वह मूल अधिकारों से संबंधित कानून बना सकता है। ये किसके लिए नहीं है, राज्य विधानमंडल जो है उनके लिए यह अधिकार नहीं है, बट जो संसद है, जो पूरे देश की संसद है, उसको यह अधिकार है कि वह मूल अधिकार से संबंधित जो कानून है वो बना सकता है। उसके बाद मूल अधिकारों से, मूल अधिकार में संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण जो वाद हैं वो कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहला है शांकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। अच्छा, बनाम वगैरह क्या है, ये होता है कि जितने भी केस होते हैं पहले उस केस का जिस व्यक्ति का केस है उसके बारे में होगा। बनाम मतलब वो किससे रिलेट करता है, किस संघ से रिलेट करता है, या इंडिविजुअली अगर वो खुद ही कोई केस कर रहा है तो उसके राज्य से बात आएगी, तो उसके लिए आता है बनाम संघ। तो शांकरी प्रसाद बनाम भारत संघ जो वाद है 1951 वाला, उसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किसने निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और उसके बाद दूसरा वाद है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, यानी राजस्थान सरकार के हैं कौन, सज्जन सिंह, 1965 का ये वाद है। इसमें मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इन्होंने भी सेम यही चीज कही है, उन्होंने कहा है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और इन्होंने क्या कहा है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, इन्होंने इसमें ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तीसरा जो वाद है यह इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 का वाद है ये, कि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय का पलट दिया। जितने भी पहले निर्णय लिए थे उन सभी को पलट दिया। और क्या कहा, कहा कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के तहत विधि की परिभाषा में शामिल है। अतः संशोधन, यह संसद कोई ऐसा संशोधन करती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है अथवा उसे छीन करती है, मतलब उनमें को कम करती है, तो उसे शून्य माना जाएगा।
अगर संसद कोई ऐसा संशोधन करती है जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसको क्या माना जाएगा, उस संशोधन को शून्य यानी निलंबित माना जाएगा। साथ ही भविष्य लक्ष्य सिद्धांत भी दिया जाएगा, यानी भविष्य में ऐसा ना हो इसका सिद्धांत भी दिया जाएगा, अर्थात यह फैसला भविष्य में जो संशोधन है उस पर लागू होगा। ठीक, उसके बाद है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस संशोधन के तहत संविधान में दो नए अनुच्छेद 13 का 4 और 368 का 1 जोड़ा गया। 13 का 4 क्या कहता है कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आएगा, संविधान संशोधन जो है वो विधि की जो परिभाषा उसमें नहीं आएगा। और आर्टिकल 368 आपको पता होगा संविधान संशोधन के बारे में है, तो 368 के फर्स्ट में क्या वर्णित किया गया है कि अनुच्छेद 13 का दूसरा पार्ट संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को वंचित नहीं करेगा या बाधित नहीं करेगा। जो आर्टिकल 13 का 2 भाग है यह संसद की जो संविधान संशोधन करने की शक्ति है उसको बाधित नहीं करेगा। आर्टिकल 25 में क्या है, ये आर्टिकल नहीं सॉरी 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसमें क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में यदि आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन होता है तो इसे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी आती है जहां सबको विधि के समक्ष समान नहीं देखा जा सकता। ठीक, आर्टिकल 19 में है घूमने फिरने बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 31 में है संपत्ति का अधिकार, यानी अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए इन तीनों अधिकारों में थोड़ा बहुत उथल पुथल होती है, निलंबित होते हैं, तो इसको मूल अधिकारों का निलंबन या उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसके बाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस है 1973 का, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय न्यायिक इतिहास की अब तक की ये सबसे बड़ी बेंच रही है जो कि 13 जजों की रही है, और इसमें एक निर्णय लिया गया कि 6 से 7 ये 6-7 के बहुमत से 7-6 के बहुमत से ये निर्णय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 24वां और 25वां संशोधन वैध हैं, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे यानी आधारभूत जो ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो अभी 24वां संशोधन पढ़ाया और 25वां संशोधन पढ़ाया ये दोनों उन्होंने वैध माने हैं, यानी ये जेन्युइन है, पर इसकी वजह से जो संविधान का मूल ढांचा है उनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 368 का 4 जोड़ा गया, और 368 का 4 में क्या है कि संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर संसद ने कोई संशोधन कर दिया तो उसकी चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। ये किसमें है, आर्टिकल 368 के 4थे भाग में। उसके बाद का एक केस है मिनर्वा मिल्स वाद, ये 1980 का केस है। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 368 के 9वें भाग के तहत उपर्युक्त संविधान संशोधन के इस बिंदु को असंवैधानिक घोषित किया था। न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाना और न्यायिक समीक्षा संविधान के मूलभूत ढांचे के तहत आती है। साथ ही 25वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 31 के सीवे में संशोधन है। इसका संशोधन किसमें किया गया, अनुच्छेद 31 के सी में संशोधन किया गया। मतलब जो अभी 2 वाद पढ़ाए थे उन वादों को भी इसने चेंज करवाया, और चेंज करा के क्या किया गया, जो अभी बोला गया ना 24 और 25 में संशोधन कर सकते हैं मूलभूत ढांचे में नहीं, तो उसके लिए भी इसने चेंज करा के क्या किया आर्टिकल, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचों में संशोधन नहीं करेगी। ये चीज इसने इसमें फिक्स कर दी। किसमें, मिनर्वा मिल्स वाद में 1980 में। आर्टिकल 31 में क्या बोलता है, अच्छा किसी अगर आर्टिकल में कोई डाउट रह जाता है, आपको लगता है कि ये हमारा कंफ्यूजन में रह गया, उसके लिए आप या तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर एक बार गूगल से भी एक बार उस चीज को जरूर चेक कर लें, क्योंकि वेरीफाई करना उससे आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि आप एक चीज सर्च करेंगे उसके साथ साथ 4 चीज आपको जरूर मिलेंगी। तो गूगल पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, पर जानकारी के लिए उसको एक बार देखना जरूर है कि हाँ जो चीज हम पढ़ रहे हैं क्या ठीक है या नहीं है। क्योंकि हो जाता है कभी कदार पढ़ाने में लिखने में हमसे भी गलती हो जाती है, तो उसको आप एक बार वेरीफाई जरूर करें। ठीक है, आर्टिकल 31 के सीवे भाग में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करते समय यदि अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन होता है तो इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये पहले ही बता दिया गया था, पर अभी ये आर्टिकल 31 का C जो कि हमारे इस वाले निष्कर्ष में जोड़ा गया है, तो उसके तहत ये दोबारा बताया गया है। उसके बाद है छठा जो वाद हुआ है वो कौन सा हुआ है, चंपकम दोराई राजन बनाम जो मद्रास राज्य का केस है 1951 का। ये किससे संबंधित है, आर्टिकल
15 से संबंधित है। पॉइंट नंबर 7 है इसका, A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज्य, ये 1950 का केस है, आर्टिकल 21 से संबंधित है। इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को सही माना गया है। उसके बाद है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978 का केस है, यह भी आर्टिकल 21 से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 21 के लिए विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। क्या कहा गया इसमें कि आर्टिकल 21 के लिए विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है नोवा केस, इसमें इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ये 1992 का केस है, किससे संबंधित है, आर्टिकल 16 के चौथे भाग से संबंधित है। उसके बाद है मूल अधिकारों की जो आलोचना की गई है, वो क्या क्या बोला गया इसमें कि इसमें व्यापक सीमाएं हैं यानी प्रतिबंधित है, और जो सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं इसमें शामिल नहीं है, स्पष्टता का अभाव है यानी बहुत सारी चीज क्लियर इसमें नहीं है, और स्थायित्व का अभाव है यानी जो हमारा मूल अधिकार है, संविधान है, वो स्थायित्व नहीं है इसमें। संसद मूल अधिकारों में संशोधन अथवा कटौती कर सकती है। पांचों पॉइंट इसमें कि आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, और महंगी न्यायिक प्रक्रिया यानी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा महंगी है। निवारक निरोध कानून है ये आर्टिकल 22 के तहत, और सर्वमान्य सिद्धांत इसमें नहीं है यानी जो एक ही चीज एक बार लागू हो गई वो लागू नहीं रहेगी, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि यह सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। अगला है मूल अधिकारों का जो महत्व है वो क्या है, यह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित और सुदृढ़ बनाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं, और देश में विधि के शासन की स्थापना होती है। अल्पसंख्यक व समाज के वंचित जो वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा इससे होती है, किससे, मूल अधिकार से। अगला है भेदभाव विहीन समाज की स्थापना होती है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना इसका काम है मूल अधिकारों का। व्यक्तिगत सम्मान व गरिमा को सुनिश्चित करना, और व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ ही भारत की धर्मनिरपेक्ष की छवि को पेश करना। लास्ट पॉइंट इसमें राज्य की कठोरता पर अंकुश लगाता है। कौन, ये हमारे मूल अधिकार। कहां से कहां तक, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। इसी के साथ साथ हमारे टोटल अभी 1 से लेके 35 तक के आर्टिकल जो कि मूल अधिकार तक समाप्त हो चुके हैं। अगला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय समय से आपको सभी वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।